तो देखो, चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग जा रहे हैं करने, इकोनॉमिक सर्वे का। तो देखो, ये फोकस जो कर रहा है ना, देखो, एक बार ना इंडिया में बोला गया था कि इंडियन इकोनॉमी क्यों मतलब ग्लोबल लेवल पे ब्राइट स्पॉट बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। तो पीएम मोदी कहे थे कि यहाँ पर 3D है। 3D मतलब कि डिमांड, डेमोग्राफी और डीरेगुलेशन। ठीक है। अब जो है ये चैप्टर इसी पे फोकस किया हुआ है कि डीरेगुलेशन जो है अब नीड ऑफ द आवर है, अगर हमको मिड टर्म में ग्रोथ चाहिए। तो शॉर्ट टर्म का जितना भी रिफॉर्म होना था इनके हिसाब से हम लोग कर चुके हैं। अब जो है मिड टर्म के लिए डीरेगुलेशन आपको हाई लेवल पे करना होगा। ग्लोबल लेवल पे भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, तो उससे बताया है कि आखिर स्टेट से भी आपस से एक दूसरे के क्या सीख सकता है, और ग्लोबल लेवल पे भी क्या क्या प्रैक्टिसेस चल रहे हैं उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। तो देखो, अभी क्या बोल रहा है कि देखो, अभी जो है ना एक राइज ऑफ चाइना जब से हुआ है ना, तब से ना क्या हो रहा है कि वेस्ट को पच नहीं रहा है कि ईस्ट से कैसे कोई कंट्री उठ के आ रहा है। समझ रहे हो? तो एक चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन चुका है दुनिया का। तो अब क्या हो रहा है ना कि एक एरा ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ग्लोबलाइजेशन को अगर रिवर्स कर दोगे तो दैट इज डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो इस एरा ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन में इंडिया का स्टोरी आखिर कहाँ पर है? तो इंडिया के लिए बहुत सारा चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटी भी है। तो वही देखना है कि आखिर कैसे आप जो है स्मॉल बिजनेस पे भी फोकस करके एक जो है मिड टर्म ग्रोथ जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, आईएमएफ जो है तुम्हारा, वो रिपोर्ट निकालता है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये आपका प्रीलिम्स का फैक्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? आईएमएफ निकालता है। तो वो बोल रहा है कि इंडिया जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2028 तक पहुंच जाएगा। और बाई फिनेंशियल ईयर 30 वाला तक हम लोग का कितना रहेगा? $6.3 ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमी रहेगा। मतलब ये दिखा रहा है कि 10.2% के आसपास जो है आपको ग्रो करना होगा, किस किस एरिया पीरियड में, इन 5 साल में आपको ग्रो करना होगा। ठीक है। तो यही बोल रहा है कि ये और इजीली अचीवेबल है। आईएमएफ भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया जो है ये ग्रोथ जो है आने वाले 5 साल में करीब करीब अचीव कर सकता है। ठीक है। एक तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको मॉस्पी भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट हमारा आया इकोनॉमी का, तो वही दिख रहा है कि 6.4% पर ग्रो कर रहा है। और यही बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.3 से 6.8 के आसपास ग्रो कर सकता है। तो देखो, कहाँ तो 10.2 अचीव करना है और इतना ही पे हम लोग अटक के चल रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब टारगेट से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। तो बोल रहा है कि देखो, आखिर अभी क्या चल रहा है। एक एक पहले चैप्टर्स में हमने देखा था कि ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन चल रहा है ना, अनसर्टेनिटी चल रहा है। अब एक चीज और मुद्दा उठ के आ रहा है जिसको बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, जिसको जीईएफ से भी आगे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो कीन्स जो है अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले, द ग्रेट कीन्स, वो ये बोलते हैं कि देखो, इसको ना बहुत अच्छा से एक एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर कि देखो, ग्लोबल ट्रेड जो है, एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करना तो। हाँ सॉरी। हाँ, तो देखो, कीन्स जो है यही बोला था कि देखो, जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन होगा ना, उसी से ना इकोनॉमी ना ग्रो कर सकता है। ठीक है। वही एक एग्जांपल यहाँ पर दिए थे कि लंदन में बैठ के टेलीफोन पे मॉर्निंग का चाय बेड पे लेते हुए एक आदमी जो है दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट जो है लंदन में एंजॉय कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका दिखा रहा है कि कहाँ से तुम्हारा मतलब कि ये किसको फेवर कर रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन को फेवर कर रहे हैं। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ना तुम्हारा क्या चीज़ होता है, नया टेक्नोलॉजी का स्प्रेड होता है, नए जो आइडियाज़ होते हैं वो भी ग्लोबल में क्या करते हैं, जैसे डिफ्यूजन होता है आइडियाज़ का, टेक्नोलॉजी का, है ना। तो वो चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ का बारे में बात करो तो 1980 में जो है करीब करीब ग्लोबल ट्रेड जो होता था वो 29% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी होते थे। ठीक है। 2012 में देखो, अब वो यही बढ़ के ना 60% के अराउंड हो गया। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एफडीआई की ही बात करोगे तो 1980 में जो ग्लोबल एफडीआई फ्लो होता था वो $54 बिलियन के अराउंड होता था, जो कि बढ़ के 2019 में कितना हो गया है? $1.5 ट्रिलियन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो यहाँ पर कि इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन जो हो रहा है वो भी तुम्हारा देखो कि बहुत तेजी से हो रहा है। तुम्हारा ग्लोबल इकोनॉमी जो है तुम्हारा 11 ट्रिलियन US डॉलर के हिसाब से तुम्हारा जो था वो बढ़ के अब 100 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, नॉमिनल भाव में बात करूँ तो। ठीक है। मतलब करीब करीब 10 टाइम्स हो रहा है। ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है ग्लोबली? तुम ना जो ग्लोबलाइजेशन का जो दो यूज करोगे ना, पेपर वन में भी जो यूज कर सकते हो, तो इस तरह से यूज करना। ठीक है। कि हुआ है तुम्हारा। अच्छा, एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट का ही बात करोगे, मतलब कि एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट मतलब $2.15 पर डे के हिसाब से। तो 42% जहां पर था ग्लोबल पॉपुलेशन में,
तुम्हारा 1981 में, वो घट के 8.4 पे आ गया है, ठीक है। ये इसलिए ग्लोबल पॉपुलेशन भी घटा है ना तेजी से, क्योंकि इंडिया और चाइना जो है बहुत तेजी से राइज किया है, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल पॉपुलेशन जो तुम देखोगे, तो अगर पॉपुलेशन वाइज भी बात करोगे तो 4.4 बिलियन हुआ रहता है, जो कि करीब करीब डबल हो गया है तुम्हारा 2022, 8 बिलियन डॉलर, 8 बिलियन की जनसंख्या हो चुकी है, ठीक है। तो एक ना अर्बनाइजेशन में तुमको देखोगे कि रैपिड तुमको राइज हुआ है, 39% जो था वो 57% 2022 तक चला गया था, ठीक है। नया चीज देखो तो इंटरनेट पेनेट्रेशन जो 1980 में ना के बराबर था, 2022 में वो करीब करीब 66% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन के पास ना तुम्हारा मतलब 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास तुम्हारा क्या है, इंटरनेट का चीज है। तो ये सब जितनी भी बढ़िया बढ़िया चीज आपको दिखने को मिल रहा है ना, ये किस लिए मिल रहा है, क्योंकि आपने ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था, अडॉप्ट किया था। क्या हुआ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। जितने भी ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप थे ना, उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि जो GEF हो रहा है ना, मतलब कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ना, मतलब एक तरह से ये क्या हो रही है, री इनैक्टमेंट ऑफ कोल्ड वॉर एरा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है तुमको, दो ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन का जो है तुम्हारा इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल इंपैक्ट भी तुमको देखने को मिल रहा है। तो उसका कैसे दिखने को मिल रहा है, तो देखो WTO के हिसाब से ये बोलता है कि देखो, अ, पिछले साल जो था ना, मतलब पिछले साल जो था ना तुम्हारा जो ये हुआ था ना, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जो था, उसको क्या किया गया था, कि हटाया गया था। तो तुम्हारा जो है ना करीब करीब 337 बिलियन डॉलर के आसपास जो है तुम्हारा रिकवरी हुआ था ट्रेड के थ्रू। लेकिन जब, तो इस एरा में 2023 और 24 के बीच में जो है तुम्हारा ये हुआ था, मतलब करीब करीब 500 बिलियन डॉलर ज्यादा हुआ था, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि मतलब इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन नहीं होते हुए अगर ट्रेड को, रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स को जो है कम से कम किया जाए, तो आपको जो है ज्यादा आप रियलाइज करते हो क्या, ट्रेड का बेनिफिट जो होता है, ठीक है। IMF में भी बोला है कि तुम्हारा जो ट्रेड फ्रेगमेंटेशन होता है बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि जो स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर के समय ना ये 16% के आसपास था, ये इसलिए, सॉरी सॉरी, मतलब कि ये जो IMF बोला ना कि ट्रेड फ्रेगमेंटेशन जो है ज्यादा कॉस्टली इसलिए हो सकता था ना, क्योंकि जब स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर था ना, तो उस वक्त जो ट्रेड होता था ना, गुड्स का जो ट्रेड होता था, गुड्स का सामान वाले, वो 16% था। लेकिन अब देखो गुड्स का ट्रेड अब 45% के आसपास जा चुका है। जो ट्रेड हो रहा है दुनिया में उसमें गुड्स का ट्रेड 45% के आसपास जा चुका है। इसीलिए जो है अब ज्यादा हर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी में तुम्हारा बोला है कि अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन के चलते जो हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन जो FDI का हो रहा है ना, जैसे मतलब कि US का जो खेमा है, तो उसके मतलब US के ब्लॉक में ही तुम्हारा उसके जो भी एलाइज है वहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर तुम्हारा FDI का फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पर उनका दोस्ती नहीं है वहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसके चलते क्या हो रहा है पता है, कमर भी टूट रहा है किसका, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका, ठीक है। क्योंकि मेजर सोर्स जो होता है ना, ये तुम्हारे जो इमर्जिंग मार्केट है उनका मेजर सोर्स जो है वही होता है तुम्हारा क्या, FDI होता है, ठीक है। एक होता है मॉडलिंग एजम्पशन, बोल रहा है मॉडलिंग, जैसे इकोनॉमिक्स में भी तुम लोग इकोनोमेट्रिक्स में यूज किए होगे, एक ना UI करके क्लास में डाले होगे, β1 प्लस β2 XI, है ना। इस तरह से मॉडलिंग किया था ना, किए होगे सब कोई। एक UI तुम्हारा आता है, तो ये मॉडलिंग एजम्पशन में तुम्हारा ये बनता है, क्या बनता है, यही बनता है, मॉडलिंग एजम्पशन बनता है कि देखो तुम्हारा जो है ना, एक क्योंकि फिक्स नहीं होता, वो अनसर्टेन होता है ना। इसलिए बोला कि जो कॉस्ट ऑफ ग्लोबल आउटपुट होता है ना, वो अगर अगर तुम लो साइड में भी लो कॉस्ट एडजस्टमेंट सिनारियो देखते हो ना, तो 0.2% ऑफ GDP को हर्ट करेगा। जो कि अगर अगर हायर एंड पे ले जाओगे तो 7% तक को आपके GDP को हर्ट कर सकता है। तो एक तरह से देखो मतलब कि, और अगर टेक्नोलॉजी को भी तुम बोल देना कि टेक्नोलॉजी का भी डिफ्यूजन आपस में अगर अगर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा पता है, और आउटपुट का जो लॉस होगा ना, वो 8 से 10% के आसपास ग्लोबल कुछ कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज में होगा। तो ही बोल रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन जो है अच्छी बात नहीं है। दूसरा बात, एक एस्पेक्ट ये आता है कि एलिफेंट एंड ड्रैगन इन द रूम। यहाँ पर एलिफेंट जो है तुम्हारा, एलिफेंट और ड्रैगन वाला जो चीज था ना, ये चीज ना एक रॉबिन थी, रॉबिन का किताब है, ठीक है। वो बताती हैं, वो मतलब यही है तुम्हारे जर्नलिस्ट, इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है, तो वो यही बताती है कि मतलब चाइना 2007-8 के आसपास किताब लिखी थी वो, कि द राइज ऑफ एलिफेंट एंड ड्रैगन करके, ठीक है। तो कैसे वो वेस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसमें ये मतलब बड़े ब्यूटीफुली बताया गया था कि जो इंडियन जहाँ पर रोड पे बंदर नाचते हैं, बंदर कूदते हैं, चाइना जहाँ पर माओ का जैकेट लोग पहन के घूमता है, आज जो है इंडिया जो है वो मतलब $1 में करीब करीब 800 कॉल अटेंड कर रहा है पर आवर, है ना। मतलब BPO, इंडिया का BPO का तारीफ हो रहा था, और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग का तारीफ हो रहा था वहां पर, ठीक है। तो वही चीज हुआ था, तो वही चीज से ये चीज उठाया गया है। अच्छा, एक तुम लोग प्रोवर्ब भी पढ़ते हो कि एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम है वो दिख रहा है आपको, लेकिन उसको आप मटिया के बैठे हुए हैं। आपके रूम में हाथी आ जाएगा तो भगाइएगा ना, लेकिन उसके बाद बैठ के आप चाय का चुस्की लेने लगेगा।
ठीक है। तो उसी चीज को बोला जा रहा है एलिफेंट एंड ड्रैगन इन द रूम। तो देखो क्या हुआ था कि 2020 से 2024 के पास जो है करीब करीब 24,000 न्यू रिस्ट्रिक्शन आए थे। तो उसमें क्या हुआ था ना कि जो इम्पैक्ट इसका ग्लोबल इकोनॉमी पड़ा था ना, मतलब सिग्निफिकेंटली ना तुम्हारा स्लो डाउन दिखने को मिला था कहाँ पर, ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ में। ठीक है। इसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का बात किया। तो देखो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है कि अभी हम उस जंक्चर पे आ चुके हैं ना, जहां पर ना आपका जो पुराना जो वैल्यू प्रिंसिपल था ना उसको फिर से री एवेल्युएट किया जा रहा है। जैसे चाइनीज चाइना+1 का स्ट्रेटेजी जो आ रहा है ना, तो वो चीज कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि लैंडस्केप जो है आप चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि जब देखो चाइना का प्रोमिनेंट रोल हो रहा है कहाँ पर, ग्लोबल सप्लाई चेन में हो रहा है। तो रातों रात आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि चाइना का रोल को हम लोग घटा दें, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसी के चलते क्या हो रहा है पता है, बहुत लोग का इकोनॉमिक मॉडल मॉडल जो है ना उसमें भी डायल्यूशन आ रहा है। ठीक है। तो अच्छा ये चीज बोल रहा है कि ये चीज पहले आपको लिखना चाहिए था, क्योंकि ईयर 2000 में ना जो यूएस और उनके एलाइज जो थे एशिया में, यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, वो लोग जो है अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहे थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे थे। चाइना सिर्फ 6% का काउंट कर रहा था। यही यूनिडो के हिसाब से अब चाइना जो है 45% करीब करीब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को लीड कर रहा है। 45%, 6 कहाँ 6% है, मतलब 2 दशक में जो है कितना राइज हो गया, करीब करीब 7 टाइम्स हो गया। ठीक है। तो अब आप चाह रहे हैं कि चाइना को अचानक रातों रात उसको हम पुशबैक करके उसको रिप्लेस करें चाइना+1 की स्ट्रेटेजी में। तो रातों रात आपका सप्लाई चेन में एक तरह से आप सप्लाई चेन में क्या कर रहे हैं, आप डिसरप्शन ला रहे हैं। रातों रात चाइना को आप ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका ऑल्टरनेटिव जब तक आप नहीं खोजिएगा आप कैसे कर लीजिएगा। ठीक है। तो वही चीज बोला जा रहा है। अच्छा अच्छा ये चीज भी बोला जा रहा है कि देखो चाइना का इफेक्ट आखिर मैन्युफैक्चरिंग वाले में कैसे होगा। तो देखो तुम्हारा ऑटोमोबाइल में वो लोग लीड कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है, माइनिंग में कर रहा है, रिफाइनिंग में कर रहा है। ठीक है। क्रिटिकल मिनरल जो है तुम्हारा कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और ग्राफाइट। इंडिया के पास 30 क्रिटिकल मिनरल है पीआईबी के हिसाब से, है ना। और 24 उसमें जो भी मिनरल है वो शेड्यूल 1 में डाला हुआ है, कहाँ पर, एमएमडीआर एक्ट में। ठीक है। तो 24 मिनरल तुम्हारा उसमें डाला हुआ है। तो उसी में जो है तुम्हारा यही जो चाइना का राइज है ना, ये एक तरह से डिसरप्शन क्रिएट कर दिया कहाँ पर, लॉन्ग टर्म जो थे तुम्हारे जर्मनी और जापान लोग थे, है ना। उन लोगों को एक तरह से डी लीड कर रहा था कहाँ पर, ऑटोमोबाइल मार्केट में, है ना। उसको जो है चाइनीज जो है धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। अच्छा दूसरा देखो कि क्लाइमेट जो है तुम्हारा क्या है, ग्लोबल पब्लिक गुड है ना। क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का खराब होगा तो पाकिस्तान को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका, और बांग्लादेश में का खराब होगा तो इंडिया का उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। क्लाइमेट इज ग्लोबल गुड, ग्लोबल पब्लिक गुड, है ना। तो वही बोल रहा है कि इम्पैक्ट जो है सबको करता है, सभी जगह पे करता है। ठीक है। तो कुछ कुछ स्टडीज के हिसाब से ये भी पता चलता है कि अगर 1 डिग्री का वार्मिंग हुआ तो ग्लोबल जीडीपी जो है घटेगा 12% से। 1 डिग्री का अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो जीडीपी जो है 12% से घटेगा। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर देखा है कि देखो क्लाइमेट चेंज के चलते क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारा घटा है ना, देखो ये 12% के आसपास जो तुमको ये दिख रहा है कि घटा हुआ है, क्यों घटा हुआ है इतना, जो इसमें जो लैग दिख रहा है क्यों दिख रहा है। बोल रहा है कि देखो अगर क्लाइमेट चेंज अगर हुआ रहता, हुआ है तो देखो यहाँ पर हम लोग हैं, है ना। और क्लाइमेट चेंज अगर नहीं हुआ रहता तो हम लोग यहाँ पर कहीं रहते हैं। ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा अब एक चीज और देखो, चाइना, यूएस, यूयू, G7 कंट्री, ये लोग जो है मतलब दुनिया का 50% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है। और ये लोग सबका टारगेट है कि 2050 तक 2050 तक ना ये लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। ठीक है। अब जो है अगर आप ये कह देते हैं कि चाइना के साथ हम टक्कर लेंगे, चाइना को हम घटा देंगे, चाइना को अलग थलग कर देंगे, तो ये आपका ग्लोबल इकोनॉमी को भी कंसर्न में है। ठीक है। रातों रात आप एक कंट्री को अलग थलग नहीं कर सकते जो खुद मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में। अगर आप उसको अलग थलग करिएगा तो खुद का प्रोडक्शन के लिए और क्या करेगा, खुद से बढ़ाना शुरू करेगा। ठीक है। इंडिया के बारे में देखो तो भैया देखो इंडिया जो है अभी आराम से चल रहा है। ठीक है। हाथी धीरे धीरे चलता है। ठीक है। ड्रैगन मुंह से आग निकालते हुए निकल गया है, हाथी धीरे धीरे चल रहा है। तो बोला जा रहा है कि 2030 तक जो है हमारा जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग का डिपेंडेंसी जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, स्पेशली सोलर और विंड में। साथ ही साथ कोल और लिग्नाइट से जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसमें आपको शार्प फॉल दिखाई देगा। ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और बोला जा रहा है कि देखो जो क्लाइमेट चेंज होगा ना उस उसका जो रोड है ना वो चाइना को होके जाता है। क्या है कि रातों रात अगर आप, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो हम लोग इमिशन करते हैं कहाँ पर इमिशन करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम इमिशन होता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इमिशन को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करना होगा। ठीक है। सोलर फोटो सोलर पे आपको शिफ्ट करना होगा, विंड पे शिफ्ट करना होगा। अगर आप हाउस होल्ड्स को देखना चाहते हैं, फैक्ट्री वगैरह को देखना चाहते हैं ना, तो आपको सोलर वगैरह तरफ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसका भी रूट कहाँ से होके जाता है, चाइना से होके जाता है। का है कि देखो चाइना जो है करीब करीब सोलर पैनल में ना 80% से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। वो पॉलीसिलिकॉन्स ले लो, इंगॉट्स ले लो, वेफर ले लो, चाहे सेल ले लो, चाहे मॉड्यूल्स ले लो, 80% से ज़्यादा जो है चाइनीज पकड़ के बैठे हुए हैं।
ठीक है। एक तो तुम्हारा सोलर वाला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा भी देखो कि वर्ल्ड का जो विंड एनर्जी का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो तुम विंड एनर्जी भी निकालोगे ना, तो उसका 80-60% जो प्रोक्योरमेंट करोगे ना, वो चाइना से ही होके करे हुए। ठीक है। तो चाइना जो है एक तरह से ईवी में तुम्हारा वर्टिकल इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। वो माइनिंग से हो, चाहे तुम ईवी के मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हो, जो भी मतलब जो वर्टिकल सप्लाई चेन है ईवी का, उसमें जो चाइनीज डोमिनेंस बहुत हाई है। ठीक है। तो यही बात किया गया कि देखो 75% जो इमिशन इंडिया कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, वो रोड ट्रांसपोर्ट इमिशन से कर रहा है। जो पाथ जो नेट जीरो तक हम लोग को जाना है, उसको अगर सही में सस्टेन करना है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। जैसे कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और वो बोला जा रहा है कि देखो चाइना को अलग थलग मत करो, क्योंकि निकल कोबाल्ट और लिथियम में चाइना जो है बहुत सिग्निफिकेंट शेयर है उनका, है ना। इतना ही नहीं, रेयर अर्थ मेटल जो है उसमें भी चाइना जो है 63% ऑफ ग्लोबल माइनिंग और 90% ऑफ द ग्लोबल प्रोसेसिंग आउटपुट जो है चाइनीज का है तुम्हारा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अल्टरनेटिव आपको कन्वेंशनल एनर्जी का अल्टरनेटिव चाहिए, तो चाइना को आप साइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है, इंडिया भी देखो काफी हद तक काम कर रहा है अपने आप को डिकार्बनाइज करने के लिए। जैसे फेम इंडिया ला रहा है। ठीक है। फेम इंडिया ला रहा है, पीएलआई स्कीम लेके आ रहा है, किसके लिए, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि दूसरा जो है मतलब एक तरह से ये सब जो मेजर्स है, इससे क्या दिख रहा है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो अवेयर है कि कैसे मेरे को एक डोमेस्टिक सप्लाई चेन भी क्रिएट करना है। ठीक है। दूसरा देखोगे तो पीएलआई स्कीम जो है एडवांस केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रहा है, साथ ही साथ काबिल हो रहा है। काबिल क्या कर रहा है, काबिल जो है विदेश में जा जाके तुम्हारा खन रहा है, खनिज खनिज को खन रहा है। ठीक है। तो वो हो रहा है। दूसरा बोला जा रहा है कि देखो सोडियम आयन और सॉलिड स्टेट बैटरी की तरफ भी जो है हमको रिसर्च करने का जरूरत है। देखो तो तुम्हारा साइंस एंड टेक में एक सवाल बनता है, लिथियम आयन और सोडियम आयन की बैटरी के बीच में एक कंपैरिजन पूछेगा यूपीएससी तुमसे। ठीक है। पूछ सकता है। तो देखो इसमें समझ लो कि देखो लिथियम आयन बैटरी जो होता है वो ज्यादा एनर्जी डेंस होता है सोडियम आयन बैटरी से। ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का बात करोगे तो देखो तुम्हारा लिथियम आयन जो है थोड़ा ज्यादा लंबा के लिए तुम्हारा एनर्जी स्टोर कर सकता है, लेकिन सोडियम आयन जो है तुम्हारा, सोडियम आयन का जो बैटरी है वो तुरंत तुम्हारा क्या करता है, लीव कर रिलीज कर देता है। ठीक है। तो शॉर्ट लिव्ड बैटरी होता है वो। कॉस्ट के बारे में बात करोगे तो लिथियम आयन में तुम्हारा क्या यूज होता है, तुम्हारा कोबाल्ट होता है, निकल यूज होता है, जो कि काफी एक्सपेंसिव मटेरियल है। वही दूसरी तरफ बात करोगे तो सोडियम आयन में तुम्हारा मैग्नीज आयरन यूज होता है, जो कि चीप होता है। अल्युमिनियम का सबसे ज्यादा यूज होता है, एल्यूमिनियम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तुम लोग को बता दे रहे हैं, एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा यूज होता है सोडियम आयन बैटरी में। ठीक है। टेम्परेचर टॉलरेंस की बात करोगे तो सोडियम जो है उसका बेटर टेम्परेचर टॉलरेंस है। ठीक है। सेफ्टी के बारे में बात करो तो लिथियम जो है टिपिकली 30% के आसपास चार्ज रहता है ना। लेकिन ये जो है इस सोडियम आयन का ना हायर फ्लैश पॉइंट होता है। हायर फ्लैश पॉइंट होता है मतलब कि ज्यादा एनर्जी दोगे ना, तब ये जो है तुम्हारा मतलब काम करना शुरू करता है। ठीक है। तो ये जो फायर का जो रिस्क है ना, वो सोडियम आयन में नहीं होता है। ठीक है। तो यही सब बात है आपकी। ठीक है। काम की जो है। दूसरा है तुम्हारा, एक सेकंड, हाँ, आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपेंड करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि देखो इंडिया का जो है ना 37% के ही आसपास है, वो भी तुम्हारा देखोगे तो स्क्यूड है किसकी तरफ, स्क्यूड है अर्बन की तरफ, है ना। वही दूसरी तरफ अपने कंटेम्प्रेरी ब्रिक्स कंट्री को देखोगे तो वहाँ पर ब्राजील और चाइना का बात करोगे तो वहाँ पर 50% से भी ज़्यादा यूज़ होता है तुम्हारा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है। तो इंडिया को जो है हेविली इन्वेस्ट करना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है। सब कोई नहीं चाहता कि ड्राइव करके ऑफिस जाएं। ठीक है। सब मेट्रो चाहता है, सब कोई चाहता है कि मेट्रो में जाए, बस में जाए, लेकिन उसका सुविधा भी तो होना चाहिए हर शहर में। ठीक है। यही बात होता है। देखो साथ ही साथ अगर आपको पीएलआई की तरफ जो है अगर सोलर पैनल वगैरह बनाना है तो चाइना से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। लिथियम आयन बैटरी भी आपको करना है तो आपको कहाँ से इंपोर्ट करना होगा, चाइना से इंपोर्ट करना होगा। प्रेजेंटली देखो इंडिया जो है 75% अपना लिथियम आयन बैटरी कहाँ से लाता है, चाइना से लाता है। ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में। तो देखो विकसित भारत जो है 2047 तक हमको लाने का विचार है। मतलब जैसे ही आज़ादी का हम लोग 100 साल मनाएं, तो हम लोग उस वक्त क्या रहें, एक डेवलप्ड कंट्री रहें। तो उसके लिए देखो तुमको कम से कम बेटा 8% के आसपास जो है तुमको एक कम से कम 10 साल ना तुमको सस्टेन इकोनॉमी रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट हम लोग का है 31% के अराउंड, उसको बढ़ा के मेरे को कितना करना होगा, 35% के अराउंड करना होगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है जैसे एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी जो है इंडिया को क्रिएट करना होगा। मतलब कि कितना जॉब क्रिएट करना होगा, नॉन फार्म जॉब कितना क्रिएट करना होगा इंडिया को एनुअली, 78.5 लाख के आसपास। ठीक है। तभी और साथ साथ आपको 100% लिटरेसी अचीव करना होगा, क्वालिटी एजुकेशन डेवलप करना होगा, हाई क्वालिटी का आपको रिसर्च करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से क्रिएट करना होगा। ठीक है।
पिछले 10 साल में ना इंडिया ने बहुत हद तक काम किया। क्या क्या रिफॉर्म लाया, तो देखो जीएसटी लेके आया है तुम्हारा, आईबीसी लेके आया है ताकि तुम्हारा जो बैंक के जो एनपीए हैं उसको हम सेट कर सके, रेरा लेके आया है कि रियल एस्टेट का भी जो में जो डिस्ट्रप्शन आ रहा है उसको हम सेट करें। हालांकि रेरा का अलग ही कहानी चल रहा है, नोएडा में तुमको दिखेगा रेरा का कहानी, ठीक है, वो भी के स्टडी है। साथ ही साथ देखो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया स्टैक जो है लेके आया है, ठीक है। तो डेटा का भी एक तरह से क्या हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग डेटा का भी स्टोरेज क्रिएट कर ही रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से क्या होता है, जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है उसके थ्रू क्या हो रहा है, तुम्हारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरफ बढ़ा है, दूसरी तरफ आईबीसी से वही तुम्हारा फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ एनपीए हो रहा है। इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चलते ही गेम चेंजर है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को इंक्लूसिव साथ साथ एफिशिएंट भी करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करते हो तो इंडिया जो है अब मतलब रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है, इंडिया जो है ना रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया कि एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एटलीस्ट कम से कम ये रिकॉग्नाइज कर रहा है ना कि वी हैव मिस द मिडल, है ना। ये मिसिंग द मिडिल वाला चीज़ बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एमएसएमई ही तुम्हारा मिसिंग द मिडिल वाला चीज़ कहानी हो जाता है उसमें, ठीक है। तो एमएसएमई में क्या होता है, देखो होता यूं है ना कि जो इम्प्लॉयमेंट का भी बात करोगे ना, अगर इम्प्लॉयमेंट का बात करते हो, इम्प्लॉयमेंट का जो इलास्टिसिटी है ना वो तुम्हारा इसमें ज़्यादा है, क्या बोलते हैं, बनिस्पत फर्स्ट डिग्री, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में ना तुम्हारा ज़्यादा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी रिकॉग्नाइज कर रहा है और बोल रहा है कि ठीक है, हमने जो है कुछ कुछ चैलेंज हालांकि है एमएसएमई में, जैसे कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का बात कर लो, फॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल लेबर नहीं है हमारे पास, है ना। ग्रोथ है, साथ ही साथ इनोवेशन और ग्रोथ पता नहीं दिखता है, ठीक है, एमएसएमई में। तो उसके पीछे का भी अलग अलग कारण है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो हायर सेगमेंट के जो इंडस्ट्री है ना वो लोग मतलब मिडिल से उतना प्रोक्योर करते भी नहीं है, ठीक है। ये भी एक बहुत गड़बड़ चीज़ है, ठीक है। तो हाँ, अच्छा, इंसेंटिवाइज कैसे किया जा रहा है, फर्म सबको भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि डिजिटलाइजेशन और डिग्रनाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। एक तुम्हारा जन विश्वास एक्ट आया था जिसमें कि तुम्हारा 183 प्रोविजन है जो 42 सेंट्रल एक्ट के द्वारा थे, उनको क्या कर दिया गया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, जन विश्वास एक्ट 2023 के तहत, है ना। अच्छा, अभी रिसेंटली डिफिनेशन को चेंज किया गया है, जैसे टर्नओवर का जो है एमएसएम को याद रखना है, ठीक है, मिनी स्मॉल और मीडियम। तो टर्नओवर अगर 10 करोड़ का रहेगा तो ये पहले वाले एम में आएगा, 100 करोड़ का रहेगा तो दूसरे में आएगा। इसको ऐसे समझो, मतलब इंटू 10 इंटू 5, ये भी इंटू 10 इंटू 5, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट का बात करोगे तो 2.5 करोड़ का, 25 करोड़ का और 125 करोड़ का, ये रिसेंटली चेंज किया गया है इसको, ठीक है। तो ये बात आता है। दूसरा देखो कि, अच्छा एक सेकेंड, ये कुछ मिस हो गया। हाँ देखो, एक चीज और दिख रहा है कि एमएसएमई में तुम्हारा ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, साथ ही साथ बहुत सारे रेगुलेटरी बॉटल नेक है जो कि एक तरह से इंडिया के ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को जो है ना ग्रो करने नहीं दे रहा है। तो वही इसलिए बोला जा रहा है कि मतलब अब जो है आपको मीडियम साइज कंपनी, जिसको मिडिल स्टैंड भी बोला गया है यहाँ पर, इंडिया का मिडिल स्टैंड, इसको आप एक्सपैंड करिए कैसे, डी रेगुलेशन के तहत। साथ ही साथ जो स्टेट लेवल के हैं, लोकल गवर्नमेंट के हैं, उनको भी बोलिए कि रिफॉर्म करें, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि ग्रोथ तुमको दिखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी क्या क्या किया जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है कि आपको जो है एक स्ट्रेटेजी डेवलप करना होगा जिसके चलते आप जो है ग्लोबल ग्रीन कैपिटल जो है सोवरेन वेल्थ फंड से उठाइए, ग्लोबल पेंशन से, प्राइवेट इक्विटी से उठाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत करिए। साथ से देखो हम लोग और क्या करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर रहे हैं ताकि एक एफिशिएंट लेवल सप्लाई भी हम कर सकें, ठीक है, एक अच्छा रिसर्च भी हम करके दे सकें। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उस पर भी फोकस करता है। दूसरा है कि देखो अभी क्या है, एक चीज 100 बात की एक बात यही है कि ग्लोबली ग्लोबली ना बहुत सारा मतलब डिसरप्शन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको जो भी अपना पॉलिसी फ्रेम करना है ना, इनको सबको ध्यान में, मुद्दे को नजर में रखते हुए करना है, ठीक है। तभी आप सही सक्सीड कर पाइएगा, और कहा जाएगा यही कि एक्सेलरेटिंग और एम्पलीफाई कर सकते हैं आप डीरेगुलेशन एजेंडा को। और लास्ट 10 साल में तुम देखे हो कि मतलब अब नीड ऑफ द आवर हो रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डीरेगुलेशन करें। तो इसमें यही बोल रहा है कि आखिर जो इकोनॉमिक फ्रीडम है ना ये डीरेगुलेशन के तहत आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि देखो अब ग्लोबल अनसर्टिनिटी तो है, तो इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिकली आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप जो है का फोकस कहाँ होना चाहिए, पहला तो फोकस होना चाहिए कि किसी तरह से आप अपना एक्सपोर्ट को बूस्ट करें, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को क्या करें, अट्रैक्ट करें, ठीक है, बूस्ट करें और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें।
दूसरा ये बात आता है कि देखो अनसर्टेन हो चुका है तुम्हारा, तो जियो पॉलिटिक्स का तुमको पता नहीं है ना। डोमेस्टिक फ्रंट पे यही बात है जो हमने बात किया कि डोमेस्टिक फ्रंट पे आपको सही करना है। तो आप एक चीज और करिए जो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 8% रियल टर्म में जो है आपको कम से कम जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना होगा। सेम चीज देखो रिपीट हो रहा है कि 35% आपको जीडीपी का वो इन्वेस्ट करना होगा जो प्रेजेंटली 31% के अराउंड है, ठीक है। जैसा कि तुम्हारा ईस्ट इकोनॉमी लोग किया था, जैसे जापान भी तुम्हारा फर्स्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया था, साथ ही साथ चाइनीज जो है पिछले 40 साल में ये लोग ऐसे ही तुम्हारा ग्रो किए हैं, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इसी दर से ये लोग बढ़ाते चले लगातार, ठीक है। तो यही आपके लिए मैटर करता है। तो यही बोल रहा है कि देखो अब क्या है कि एक्सटर्नल और इंटरनल इफिशियंसी ना दोनों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 3 में भी हम लोग बात किए हुए थे इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों से सेविंग को आपको सही से लेके चलना पड़ेगा, तभी एक पोटेंशियल डोमेस्टिक लेड ग्रोथ इंडिया जो है ना वो अचीव कर पाएगा, ठीक है। इसमें आपको सब चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए, जैसे कि आपको जो सही में क्या कॉस्ट है रेगुलेशन का उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी देखिए कि क्या क्या जगह पे स्टैंडर्ड और कंट्रोल्स है जिसको आपको लिबर थोड़ा लिबरल फॉर्म में वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कॉस्ट ऑफ बर्डन जो है वो कम है, कॉस्ट एंड बर्डन, ठीक है। डीरेगुलेशन जो है बोल रहा है कि कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ है। तो कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ कैसे है, तो देखो अगर आप जितना ज्यादा डी इनको जितना एमएसएमई को जितना ज्यादा आप कंट्रोल में रखेंगे ना, जैसे छोटा बच्चों को जितना ज्यादा कंट्रोल में रखोगे उतना ज्यादा उड़ेंड हो जाएगा वो, ठीक है। सेम चीज यही बोल रहा है कि एमएसएमई को आप इतना ज्यादा मत स्ट्रैंगल कर दीजिए कि उसका गला घुट जाए, ठीक है, मत कीजिए वैसा। इसको क्या करिए कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है डीरेगुलेट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि डीरेगुलेट करने से क्या होगा, डीरेगुलेट करने से ये होगा कि वो जो है उनका मैनेजमेंट कॉस्ट और वो सब कॉस्ट जो है अलग से बियर करना पड़ेगा, और जो और उनका खुद का प्रॉफिट कितना हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा सीए और ये सब तुम्हारा हायर करे, एमबीए प्रोफेशनल हायर करे कि वो अपना इंटरप्राइज को सही से चला पाए, ठीक है। तो फर्स्ट फेज ऑफ जो रिफॉर्म जो है हमने आराम से उसमें क्या किया है कि आराम से जो कॉम्प्लायंस बर्डन है उसको कम किया है, साथ ही साथ क्या हुआ है कि स्ट्रीमलाइनिंग और डिजिटलाइजेशन किया है, ठीक है। टैक्स लॉ को सिंप्लीफिकेशन करना है, लेबर जो रेगुलेशन है उसको सेट करना है, और क्रिमिनलाइजिंग करना है बिजनेस लॉज को। जैसे वो था ना तुम्हारा जन जन विश्व जन 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 एक्ट जो था, जन विश्वास एक्ट, है ना। तो उसमें यही हुआ था, क्या हुआ था तुम्हारे, यही हुआ था कि बहुत सारा चीज को तुम्हारा डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अब काउंटर पार्ट में भी देखो कि देखो स्टेट भी कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो देखो जैसे हरियाणा और तमिलनाडु जो है तुम्हारा अपना बिल्डिंग रेगुलेशंस को करीब करीब 12 बार चेंज किया है पिछले 10 साल में, ठीक है। पंजाब के भी बारे में बात करोगे तो वो भी लिबरलाइज किया अपने सेवरल बिल्डिंग कोड, लेबर कोड और फायर रेगुलेशन कोड को। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा के बारे में बात करोगे तो जो नाइट शिफ्ट में जो एम्प्लॉय करना है ना वुमेन को, उसको भी वो लोग कंडीशनल एग्जाम्पशन के साथ जो है अप्लाई किया है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तुम्हारा हो जाता है हैदराबाद, हैदराबाद आईटी हब, जहाँ जहाँ आईटी है, मतलब आंध्र प्रदेश में तुम्हारा, आंध्र प्रदेश नहीं है, काइंड ऑफ तेलंगाना में हैदराबाद आईटी है, ठीक है। कर्नाटका में तुम्हारा बेंगलोर है, और हरियाणा में तुम्हारा क्या है, गुड़गांव है, ठीक है। तो वो चीज़ है तुम्हारा। अच्छा, तुम्हारा एक ना डीपीआईआईटी जो है ना तुम्हारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में, वो तुम्हारा एक प्लान तैयार किया था, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, है ना। उसमें बात किया जा रहा है कि देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ईज डू ऑफ डूइंग बिजनेस इन स्टेट और लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जितना ज्यादा आप जो है क्या करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे ना अपने क्षेत्र में, उतना ज्यादा लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगा। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। ये चीज स्टडी में पाया गया, बीआरएपी की स्टडी में पाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ रिफॉर्म हम लोग को करना है, जो करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है। तो उसके चलते क्या होगा, देखो कुछ कुछ एग्जांपल भी तुम देख लो कि क्यों जरूरत है। तो देखो क्या होता है ना कि अब जैसे मान लो कि जैसे लिमिट दिया हुआ है कि 200 लेबर से ऊपर कुछ भी जाएगा तो उस पे उसको इस हिसाब से नॉर्म फॉलो करना होगा। तो लोग क्या करेगा, लोग 300 लेबर नहीं एम्प्लॉय करके क्या करेगा, 150 का दो जगह खोलेगा फैक्ट्री, है ना। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा फिर वही जो इकोनॉमी में जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होता है वो हट होगा, ठीक है। इसी के बारे में बताया कि देखो जैसे रेगुलेशन किस तरह से हर्ट करता है एबिलिटी को। तो देखो फैक्ट्री रेगुलेशन की जैसे चीपर है, मान लो 300 अगर वर्कर ने उठाए तो इससे बेटर लोग समझता है कि क्या, कि 200, सॉरी 150 वर्कर फैक्ट्री उठा ले, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर वही होगा तुम्हारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है तुम सही में उसको अनलीश नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या क्रिएट करेगा, अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, फिर वही लिमिटिंग वेज हो जाएगा, ठीक है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट तुम्हारा बढ़ जाएगा, है ना। नहीं तो फिर हो सकता है कि क्या करे, 150 तक को दिखाएगा कि हाँ मेरे पास ऑन पेपर है, बाकी 150 को क्या करेगा, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हो तो रेगुलेशन इंक्रीज जो है तुम्हारा जो भी होता है, फिर वो क्या होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट फिर बढ़ जाएगा, बोले ना सीए वगैरह सब हायर करना पड़ता है, तो फिर तुम्हारा कोशिश बढ़ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, एक चीज इकोनॉमी में ये चीज देखा गया है कि देखो, आपको ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कभी डिमांड में अचानक से सर्ज हो जाएगा, तो ज्यादा लेबर हायर करने से फिर क्या करेगा वो लोग, डरेगा, ठीक है। वही फिर ये क्यों क्यों क्योंकि ऑफ सीजन में फिर उतना सारा लेबर को उसको हटाना पड़ेगा। तो इतना इंडिपेंडेंस जो है ना आप दीजिए, जैसे सर्ज इन ऑर्डर हो रहा है किसी स्पेसिफिक मंथ में एक्सपोर्टिंग फर्म को, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लेबर आर वो डिप्लॉय कर पाए। वही जो है लीन सीजन में क्या करें, फ्लेक्सिबिलिटी इतना चाहिए उनको कि वो उसको रिड्यूस करें, ठीक है। फिर एक चीज और होता है कि जो तुम्हारा 5,000 स्क्वायर फीट स्क्वायर स्क्वायर मीटर का अगर प्लॉट है, तो उसमें मान के चलो कि 69% जो प्लॉट है उसको फॉरगो कर देना पड़ता है। इसी को जो फॉरगो किया है ना, इतना में बोला है कि 509 एडिशनल जॉब्स वो क्रिएट कर सकता था, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि कम से कम आप रेगुलेशन रखिए। दूसरा बोल रहा है ये भी कि अगर रेगुलेशन जो है रैशनलाइज रहा ना, तो मतलब मान के चलो कि जो तुम्हारा फोकस होगा रिफॉर्म का वो सिस्टमेटिक रूप से डिरेगुलेशन होगा, तो तुम ग्रोथ जो है अचीव कर पाओगे, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो उन उन एरिया को जहां पर आपको डीरेगुलेट करना है। तो कौन कौन से एरिया हैं, जैसे कि तुमको लीगल स्टेटस और एडमिन, जैसे कि म्युनिसिपल लॉज, सिटीजन चार्टर। जितना मार्क कर रहे हैं ना एग्जाम में, इतना ही लिख पाओगे, इसीलिए इतना ही ध्यान रखना। दूसरा, लैंड का बात करोगे तो लैंड रेवेन्यू, टाउन और कंट्री प्लानिंग। तीसरा, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में तो बिल्डिंग बाई लॉज, फायर सेफ्टी वगैरह जो होता है तुम्हारा, उसको थोड़ा आप सही से रखिए। दूसरा, लेबर के बारे में अगर बात करेगा तो रूल्स अंदर जो यूनियन कोड होता है, फैक्ट्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट होता है, वो सब देखो। यूटिलिटीज की बात करो तो वाटर कैसे प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रिसिटी क्या 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 चल रहा है, बिल्डिंग बायो क्या चल रहा है, म्यूनसिपैलिटी कैसा चल रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की भी बात करो तो फिर वही बात है, लेबर का मोबिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए क्या करना होगा तुमको, बढ़िया से बढ़िया मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। साथ साथ जो व्हीकल्स एक्ट है उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिस्टिक्स का बात करोगे तो वेयर हाउसिंग और लॉजिक पॉलिसीज देखना पड़ेगा, ठीक है। वही फिर स्पेसिफिक सेक्टर में जैसे एक्साइज है, फूड है, लीगल मेट्रोलॉजी है, इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो ये सब एरिया है जहाँ पर काम करने का अभी भी जरूरत है, ताकि ईज ऑफ डूइंग और बिजनेस जो है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा स्टेट और दूसरे कंट्री से आपका क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, तो देखो जैसे बताया ना, आंध्र प्रदेश कर्नाटका हरियाणा तुम्हारा ईज वीमेन के लिए थोड़ा मतलब जो एम्प्लॉयमेंट के लिए डी रेगुलेशन किया है। भले कंडीशनल दिया है लेकिन दिया है ना, ठीक है। दूसरा देखो, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से भी अगर बात करोगे तो देखो जापान है, जैसे वो है ना जो मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट का बात करता है, जहाँ पर तुम्हारा डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज है। कोरिया की भी बात करोगे तो वो वर्किंग आवर लिमिट जो है उसको एवरेज मतलब करीब करीब 6 मंथ से ऊपर ले जाता है। यूएस में मैसाचुसेट्स में क्या होता है कि वहाँ पर एज ऑफ राइट ऑफ डेवलपमेंट जो है तुम्हारा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा नंबर ऑफ जो प्री कंस्ट्रक्शन अप्रूवल है ना वो घट जाता है। मतलब एक तरह से मतलब कि प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही बोल देता है कि ये जो है मेरा हक है किस चीज़ का, डेवलपमेंट का। तो बहुत सारा चीज़ जो है तो उसको वो दबा दिया जाए, मतलब दबा क्या मतलब उसको मतलब सरपास कर देता है, ठीक है। ये मैसाचुसेट्स में है। दूसरे वही वही बात करोगे कि जो एस्टिमेट करने का है, तो जैसे ऊपर हम लोग देख रहे थे कि 5,000 स्क्वायर फीट का स्क्वायर मीटर का अगर प्लॉट है, तो फिर इसमें अगर 10,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो अगर इसमें स्क्वायर मीटर अगर उसको फॉरगो करना पड़ेगा, तो ये एक तरह से क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसी के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या क्रिएट हम कर सकते हैं, 521 जॉब भी जो वो क्रिएट कर सकते हैं। अब नॉर्मली देखो, जैसे स्टेट जो है क्लासीफाई कर दिया है स्ट्रिप फॉरेस्ट, है ना। अब यही स्ट्रिप फॉरेस्ट के थ्रू अगर भाई सिर्फ इसको पैसेज वे में चाहिए ना, कि हम अंदर थोड़ा जाके जंगल में जाके कुछ कर लें, ठीक है, तो वही चीज़ हो जाएगा, उसको करीब करीब 250 दिन लग जाता है उसको उसी में करने में, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको जो है उसको क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं आप उसके बिजनेस जो स्किल है उसको, ठीक है। जो ऑन्टरप्रेन्योर एटीट्यूड है वो भी बहुत हो सकता है, जो लोग बनना चाहता है ऑन्टरप्रेन्योर वो इतना सारा लॉज और रेगुलेशन देके डर जाए। रातों रात कोई अंबानी अडानी थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि स्टेट कैपेसिटी भी जो है ना आपका वो अंडर है, अंडर यूटिलाइज्ड है। क्यों अंडर यूटिलाइज्ड है, साथ साथ ओवर बर्डन, सॉरी ओवर बर्डन है, अंडर यूटिलाइज ओवर बर्डन है। क्योंकि देखो करीब करीब 3 लाख फैक्ट्री है, उसको देखने के लिए सिर्फ आपके पास 650 वर्किंग इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। मतलब एक इंस्पेक्टर को करीब करीब 500 फैक्ट्री देखना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पर क्या चीज़ का एवेन्यू है, घूसखोरी का ज़्यादा एवेन्यू है, ठीक है। तो वो बात आता है। दूसरा भी यही बात आता है कि क्या क्या तुमको अप्रोच है जो कि रिफॉर्म करना चाहिए, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो ये इतना जो है ना, ये चीज़ हम लोग फर्स्ट फेज में ना अचीव कर चुके हैं, जैसे कि कॉम्प्लायंस बर्डन को हम लोग घटा चुके हैं। दूसरा, स्ट्रीमलाइन कर चुके हैं क्योंकि डिजिटलाइजेशन वगैरह हुआ है, डिजिटलाइजेशन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा, और इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। अब कहाँ कहाँ काम करना है, तो लिबरलाइज स्टैंडर्ड पे काम करना है, सेट लीगल सेट वर्क फॉर इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट करना है, रिड्यूस टैरिफ एंड फीस करना है, साथ ही साथ रिस्क बेस्ड बेस्ड रेगुलेशन को जो है यूज करना है। तो देखो इसको डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप लिबरलाइजेशन करते हैं किसी चीज़ का, स्टैंडर्ड और कंट्रोल्स का, तो ये क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है ना उसको तेजी से घटा देता है, ठीक है। तो
आपको ये चीज़ हमेशा देखना पड़ेगा कि जो अभी आप इम्पोज कर रहे हैं वो लो कॉस्ट में और उसका सोशल, और क्योंकि अल्टीमेटली देखो सोशल ऑब्जेक्टिव ना हमेशा ऊपर रहना चाहिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से, स्टेट अगर बिजनेस कर रहा है तो। ठीक है। दूसरा, अब देखो पेनाल्टी और इन्फोर्समेंट जो है उसको भी इसके लिए भी एक लीगल सेफगार्ड जो है करें, जैसे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्यूनिटिव एक्शन लेने लगेंगे, जैसे पेनल्टीज लगाने लगेंगे कैंसिलेशन करने वाला लाइसेंस का, तो फिर ये सब क्या करेगा, ये सब भी जो है बिजनेस करने वाला जो मोटिव होगा ना उसको गिराएगा। ठीक है। तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बढ़ाने के लिए इस तरह से मतलब एक्यूरेट बनाइए थोड़ा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना प्रिसाइज रखें अपने आप को, फैलाइए मत, रायता मत फैलाइए, उस तरह का बात वो बोल रहा है इसमें। ठीक है। रिड्यूस टैरिफ और फी करने का क्या बात है, तो देखो इससे क्या होगा कि तुम मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ना तुम ना टैरिफ अगर सेट करते हो तो फिर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे तुम compete भी कर पाओगे। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम टैरिफ लगाए उधर से वो काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगा दिया, फिर इधर से तुम भी काउंटर टैरिफ लगा रहे हो, तो क्या होगा तुम्हारा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो खराब ही होता है बार बार। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अप्लाइंग रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, तो इसमें बोल रहा है ना कि आप ना एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लीजिए। ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। तो ये तुम्हारे जो नीचे बॉक्स है उसमें यही बता रहा है कि कैसे आप करेंगे, तो रिमूविंग जितना भी प्रोहिबिशन जैसे वुमेन के लिए था उसको रिमूव कीजिए। दूसरा बोल रहा है कि पार्किंग वगैरह जो है उसके को रैशनलाइज कीजिए, जैसे अब पार्किंग के लिए इतना बड़ा एरिया करने का क्या जरूरत है, आप मल्टी स्टोरीड पार्किंग लगा दीजिएगा, इतना सारा एरिया को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्लॉट्स के लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए। ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या आता है कि एक अगर आपको लीगल स्टैंडर्ड और पेनाल्टी जो सेट करना है तो देखो उसमें भी बोलो कि अपील के लिए आप अलाउ करिए, है ना। अभी समझिए कि सामने वाला पार्टी को भी आपको सुनने का अधिकार है ना, सामने वाले पार्टी को भी सुनने का अधिकार है। दूसरा, एडिक्वेट फैक्ट और एलिज जो वायलेशन हुआ है वो आपको बताइए कि हाँ आप ये वायलेट किए हैं, तो उसके लिए सो कॉज नोटिस भेजिए, ऐसे नहीं कि पकड़ के सीधा अंदर कर दीजिए। ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि टैरिफ वगैरह जो होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बात होता है तो उसको आप घटाइए, जैसे वियतनाम का एक प्रैक्टिस है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है ना वो प्राइस का जो होता है ना 10% कम करता है, ले और लेता कहाँ से, जो कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब अपने जो बिजनेसमैन है उनको इतना फायदा दे रहा है वियतनाम, तब ना तुम्हारा चाइना+1 में वियतनाम फायदा उठा रहा है। ठीक है। दूसरा है तुम्हारा अप्लाइंग रिस्क बेस्ड रेगुलेशन। ठीक है। इसी में बोल रहा है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल करें, प्राइवेट प्लेयर को शामिल करने से जैसे एक तुम्हारा स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसमें थर्ड पार्टी को शामिल किया गया है। ठीक है। तो उसका आपको दिख रहा है, उसका रिजल्ट भी दिख रहा है कि अच्छे से हो रहा है, कहीं कहीं देखो त्रुटि सारे स्कीम में है ना, लेकिन फिर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है उसका। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है कि देखिए एक चीज और बोलो कि देखो सेंटर और स्टेट ना एक तरह से क्या करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें डीरेगुलेशन करने में। ठीक है। ताकि देखो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें क्या क्या हो जाते हैं, तुम्हारा लैंड लेबर बिल्डिंग हो जाता है। ठीक है। ये सब जितना भी चीज़ है ना आपका वो सही प्लेस पे सही टाइम पे रहे, तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे से अगर आप सीख के एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हुए चलेंगे तो डी रेगुलेशन करना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें ना स्टेट लिस्ट में, कुछ कुछ सेंटर की लिस्ट में, कुछ कुछ कंकरेंट लिस्ट में है ना, तो वो चीज़ हो रहा है। अच्छा, इसी को देखो यहाँ पर कंक्लूजन टाइप से बोला है कि आप अपने कंज्यूमर को तो साथ से प्रोटेक्ट कीजिए, वर्कर को भी प्रोटेक्ट कीजिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए। ये मतलब कंक्लूजन लिखने वाला टाइप का है। ठीक है। तो ये कंक्लूजन लिखने वाला एक सही है। दूसरा बोल रहा है कि सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन जो है बहुत क्रिटिकल है। ठीक है। क्या है कि इंडिया का जो मिडिल स्टैंड है, मिडिल स्टैंड मतलब क्या हुआ है तुम्हारा भाई, मिडिल लेवल का जो कंपनीज होता है। ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये बोला कि ये मिडिल स्टैंड जो है ना ये वाइटल रोल प्ले किया था किनके किनके इकोनॉमिक राइज में, स्विट्जरलैंड, जापान, सिंगापुर और जर्मनी के। ठीक है। तो वही डी रेगुलेशन के थ्रू जो है अभी हम इंडिया भी जो है अपना मिडिल स्टैंड जो है वो डेवलप करें। ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि देखो लार्ज कंपनी जो है उनका उनको पीछे छोड़ दीजिए कि वो एमएसएमई में चले जाएं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, वो लोग कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ रखते हैं, लेबर इंटेंसिव ग्रोथ के ऊपर। ठीक है। लेकिन लेबर इंटेंसिव ग्रोथ जो होता है, अभी हमने थोड़ा देर पहले बात किया किसी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसका ज़्यादा है, तुम्हारा एमएसएमई का ज़्यादा है। तो वही क्या करता है, ये इंकरेज करता है क्या चीज़ का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। दूसरा देखो कहाँ पर क्या सीखते हैं, तो यूएस जो है बकायदा अपना एक ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट लगा के रखा हुआ है डीरेगुलेशन के लिए। ठीक है। अच्छा, ये यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट का बात करोगे तो बेटर रेगुलेशन फ्रेमवर्क को तैयार किया है, जिसमें का प्रिंसिपल यही है कि 1 in 2 out प्रिंसिपल, मतलब कि अगर 1 पाउंड का अगर हम कुछ रेगुलेशन डाल रहे हैं तो मतलब मान के चलो कि 2 पाउंड का बचत होना चाहिए, किसका, जो ऑन्टरप्रेनर है उसका। ठीक है। तो वैसे ही बोल रहा है कि 1 in 2 out प्रिंसिपल, ये यूके का प्रिंसिपल है, बेटर रेगुलेशन फ्रेमवर्क, ये प्रिंसिपल पूछ सकता है आपसे। ठीक है। दूसरा है न्यूजीलैंड जो है वो अभी एस्टैब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेगुलेशन, ताकि वो देख सके कि क्या क्या ऑब्सलीट लॉज हैं उनको उठा के फेंको। ठीक है। और नया नया क्या चीज़ तुम रिफॉर्म कर सकते हो। दूसरा ग्रोथ एवेन्यू जो है
ये दिख रहा है कि एक्सपोर्ट चैलेंज है, इन्वायरमेंटली चैलेंज है ना, एनर्जी में वाइज चैलेंज है, इमिशन वाइज चैलेंज है। इंडिया का जो है ग्रोथ रेवेन्यू को वही बोला जाए कि देखो एक्सपोर्ट वाइज भी हमको चैलेंज मिल रहा है, इन्वायरमेंट के थ्रू भी हमको ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा इमिशन कर रहे हो, बैठो ठीक से करो इसको, है ना। तो ये बोल रहा है कि राइट बैलेंस होना चाहिए रेगुलेशन का फ्रीडम के साथ, ताकि आप अनलीज कर पाएं जो क्रिएटिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इंडिया का स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जिससे कि आपका एक इनोवेशन आए, ग्रेटर कंपटीशन हो और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आपके इकोनॉमी में दिखे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कुछ कुछ ना एक्शन आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि अब जो आप इस अगर डीरेगुलेशन करते हैं ना, तो जो इकोनॉमी पे जो है ना भरोसा बढ़ जाता है, साथ ही गवर्नेंस पे भी ना ट्रस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है किसके किसके बीच, जो गवर्निंग है और गवर्नड है। ठीक है, तो एक तरह से वो जो है रिलेशनशिप ना वही पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड बोल रहा है क्या, कि रेगुलेशन को आप सिंप्लीफाई जितना ज़्यादा करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए आगे बढ़ना ईजी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे मान लो कि ए से ए का इम्प्लीकेशन बी में दिखता है, बी का इम्प्लीकेशन सी में दिखता है, तो ए से पहले बी में जाइए, फिर सी से जाइए, फिर डी से आइए। अगर इसको प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो जल्दी से जल्दी हम जो है चीज़ों को सेट कर पाएंगे। ठीक है, और थर्ड बोल रहा है बटरफ्लाई इफेक्ट, ये वो और बटरफ्लाई मत समझना, यहाँ पे लिख दिया कि वो वाला बटरफ्लाई मत समझो कि यहाँ एक मतलब तितली अपना पंख फड़फड़ाया तो कहीं पर तूफान आ जाएगा, वो बटरफ्लाई इफेक्ट नहीं है। ये बटरफ्लाई इफेक्ट ये बोलता है कि स्मॉल स्मॉल एक्शन जो आप लेते हैं ना उसका लार्ज कंसिक्वेंसेस हो सकता है। वही बोल रहा है कि स्मॉल एक्ट अगर डिरेगुलेशन का आप कर रहे हैं तो बड़ा से बड़ा वेव आ जाता है जो कि आपको डिरेगुलेशन करता है किस चीज़ का, और आपका बढ़ाता है एंटरप्रेन्योरशिप को, कल्चर बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट का बढ़ाएगा, इनोवेशन और ग्रोथ को सेट करेगा। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर नंबर 5। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।